हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, हम हमारे सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के डीटी रिवीजन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वाले वीडियो में हम आपके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं। एक का नाम है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स और दूसरे का नाम है टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। डियर फ्रेंड्स, हमने आपके साथ ऑलरेडी मैट का रिवीजन वीडियो शेयर कर दिया है। और साहब, हमने आपके साथ अभी भी जितने भी हमने आपके साथ अभी तक रिवीजन वीडियो शेयर किए हैं, डू वॉच ऑल दोज वीडियोस। और साहब, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि डियर अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये आगे बच्चों को रिकमेंड नहीं होता है। बिकॉज ऑफ सम यूट्यूब एल्गोरिदम इशू ये आगे बच्चों को रिकमेंड ही नहीं होता। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि साहब आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें। अच्छा, तो फिर आज जो है हम आपके साथ जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रिवाइज करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले साहब, ऑलरेडी चूंकि हमने आपके साथ मैट का रिवीजन कर लिया है, तो मैं थोड़ा सा मैट और एएमटी के बीच में थोड़ा सा एक आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा डियर, जो मैट लगता है ये लगता है, हम कह सकते हैं टू अ कॉर्पोरेट एसोसी। ठीक बात है। और मैट जो है साहब, ये नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज के ऊपर नहीं लगता। अगर लेट से उस कॉर्पोरेट एसोसी ने 115 BAA या 115 BAB ऑप्ट किया हुआ है तो उसके ऊपर मैट नहीं लगेगा। अच्छा, सर्टेन प्रकार कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी मैट लगता है, हमने आपके साथ मैट के रिवीजन में देखा था। आज मैट में खास बात ये होती है कि हम जो मैट का जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मैट को लेवी करने के लिए जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एंटिटी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने जो प्रॉफिट शो किया है, हम उस प्रॉफिट को उठाते हैं और जो एडजस्टमेंट्स आपके दिए गए हैं सेक्शन 115 JB में, हम उन एडजस्टमेंट्स को करते हैं। और उन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हम एसएससी का कंपनी का बुक प्रॉफिट निकालते हैं। और बुक प्रॉफिट को निकालने के बाद हम इस पे मैट का रेट लगाते हैं। और अगर उससे जो टैक्स बन रहा है, अगर वो टैक्स आपके रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है, अगर उससे कम है तो फिर आपके ऊपर मैट लगता है। बट सर, ये बातें आप क्यों कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। अच्छा, मैट के लिए साहब हमें हर साल कैलकुलेशन करना पड़ता है और हमें हर साल हर एक एसएससी के लिए जिसके ऊपर मैट लग रहा है चेक करना पड़ता है कि उस एसएससी का जो टैक्स है वो एज पर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और एज पर द बुक प्रॉफिट कहां पे टैक्स ज्यादा है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर मैट लेवी हो जाएगा। अगर मैं इसके कंपैरिजन में ईएमटी की बात करूं तो एएमटी साहब जो है वो नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज पे लगता है। हाँ, कुछ एसएससीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एएमटी नहीं लगता, भले वो क्या है नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, डिस्पाइट उनके ऊपर एएमटी नहीं लगता। अच्छा, अब एएमटी की शुरुआत क्यों हुई साहब, आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में दो प्रकार के डिडक्शंस हैं, इनके प्रॉफिट लिंक्ड और दूसरा है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन। प्रॉफिट लिंक्ड आपको पता है सेक्शन 10AA या फिर मतलब चैप्टर 6 से हेडिंग सी, और इन्वेस्टमेंट लिंक्ड आपको पता है सेक्शन 35AD। अच्छा, तो होता क्या था, एसएससी ना इन प्रकार के डिडक्शंस को क्लेम कर लेता था 10AA 6 से हेडिंग सी या फिर 35AD, और अच्छा खासा उसका टैक्सेबल प्रॉफिट, अच्छा खासा उसका टोटल इनकम होने के बाद इन डिडक्शंस को क्लेम करने की वजह से उसका जो टैक्स पेबल आता था वो या तो निल आता था या बहुत कम आता था। तो हमने कहा साहब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो चूंकि आप इनकम टैक्स में दिए गए डिडक्शंस को ही क्लेम करके अगर आप बहुत कम टैक्स पे कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सरकार ने ही आपको ये डिडक्शंस दिए हैं, नो डाउट। बट साहब, सरकार का भी तो कुछ हक बनता है। अगर आप कुछ भी टैक्स अगर आप सरकार को नहीं दोगे तो फिर सरकार अपना अफेयर कैसे अरेंज करेगी, कैसे रन करेगी। तो हमने कहा कि अगर एसएससी इन तीनों में से कोई भी, अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का डिडक्शन क्लेम करता है, 35AD, 10AA या फिर चैप्टर 6 से हेडिंग सी, इन तीनों में से कोई भी एक से ज्यादा या सारे के सारे डिडक्शंस, मतलब अगर आप एक सिंगल डिडक्शन भी इन तीनों में से कोई भी क्लेम करते हो तो आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट हो जाता है। एएमटी में खास बात ये होती है साहब कि अगर मैं इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करता तो मेरे ऊपर एएमटी अट्रैक्ट नहीं होता, बट अगर आप मैट को देखेंगे तो मैट के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैट हर एसएससी में जिसके ऊपर मैट लगता है हर ईयर के लिए अप्लाई करता है, बट एएमटी तभी अप्लाई करेगा जब एसएससी इन तीनों में से कोई भी एक प्रकार का डिडक्शन क्लेम करे। अगर एसएससी इनमें से कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर एएमटी अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, तो एक हमने मैट और एएमटी के बीच में अंतर क्या हमने आपके साथ वो देख लिया। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैट और एएमटी के बीच में, ध्यान दीजिएगा, मैट में जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं, दैट इज द प्रॉफिट एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ द एसएससी। मतलब एसएससी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जो प्रॉफिट शो हो रहे हैं हम वहां से स्टार्ट करते हैं और वहां हम बुक प्रॉफिट वाले एडजस्टमेंट्स करते हैं, और उन सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हमें पता चलता है एसएससी का बुक प्रॉफिट, और इस बुक प्रॉफिट पे हम अकॉर्डिंगली एसएससी का जो मैट होता है वो हम मैट का रेट लगा देते हैं।
एएमटी में हम ऐसा नहीं करते। हम एएमटी में जो स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होता है डियर, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब इनकम, इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट की जाने वाली टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम। बट सर एक बात बताओ, अगर आप एसएससी का टोटल इनकम स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे, अगर आप एसएससी का टोटल इनकम स्टार्टिंग पॉइंट बनाओगे, तो इस टोटल इनकम में तो ऑलरेडी क्या क्या चीजें माइनस हो चुकी होंगी, एसएससी को ऑलरेडी 10AA मिल चुका होगा। अगर एसएससी एलिजिबल है तो उसको ऑलरेडी इसमें से 10AA मिल चुका होगा, उसे ऑलरेडी इसमें से चैप्टर 6 से हेडिंग सी मिल चुका होगा, उसे ऑलरेडी इसमें से 35AD मिल चुका होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब अगर हम टोटल इनकम को स्टार्टिंग पॉइंट बना रहे हैं फॉर द लेवी ऑफ मैट, जब मैं एसएससी का टोटल इनकम उठाऊंगा तो साहब इसमें तो ऑलरेडी ये सब कुछ एसएससी को डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो चुका है। तो अलाउ हो चुका है इसलिए तो हम इसे उठा रहे हैं ना। तो फिर जो जो आपने डिडक्शन क्लेम किया, चाहे आपने 10AA क्लेम किया, चाहे आपने चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम किया, या आपने सेक्शन 35AD क्लेम किया, हम सबको ऐड बैक कर देंगे। और ऐड बैक करके हम उस टर्म को क्या नाम देंगे, बुक प्रॉफिट नाम नहीं दे सकते साहब, बिकॉज बुक प्रॉफिट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर मैट। तो हमने उसका एक नया नाम निकाल दिया और उसका नया नाम क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो फिर हम एसएससी की एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% उसके ऊपर एएमटी लगाएंगे। सर क्या 18.5% ज्यादा नहीं है? तो ठीक है, हमने ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 18.5% को घटा के 15% कर दिया। बट सर 15% भी ज्यादा है। तो ठीक है, अगर आप आईएफएससी में लोकेटेड यूनिट हैं और अपनी अर्निंग अगर आप कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ड्राइव करते हैं, तो हमने आपके ऊपर एएमटी का रेट 18.5 से, मतलब 18.5 से घटा के 9% कर दिया। ठीक बात है। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एएमटी। तो सर एक बात बताओ, एएमटी क्या हमें क्या हर साल के लिए चेक नहीं करना? डियर, अगर एसएससी इनमें से कोई भी डिडक्शन क्लेम करता है तो ही हमें एएमटी के लिए चेक करना है। अगर एसएससी इनमें से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करता तो हम एसएससी के लिए, तो हमें एएमटी के लिए चेक नहीं करना। अच्छा सर एक बात बताओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार ने ये बेनिफिट क्यों दिया? अच्छा साहब आपको पता है साहब, मतलब रूरल इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ठीक बात है। तो हमने साहब इसलिए हमने एएमटी का जो रेट है वो भी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में नॉर्मल रेट 18.5% से घटा के 15% कर दिया। और दूसरा बहुत बड़ा हमने इनको बेनिफिट क्या दिया कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एटीपी का डिडक्शन क्लेम करती है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन एटीपी का डिडक्शन क्लेम करती है, और आपको पता है साहब, मतलब सेक्शन एटीपी जो है वो मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मोस्ट ऑफ द इनकम को एग्जम्प्ट कर देता है। मतलब फिर से एटीपी जो है वो मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मोस्ट ऑफ द इनकम का 100% डिडक्शन दे देते हैं। तो अगर आप एटीपी को सही तरीके से क्लेम कर लें तो फिर आपको साहब हो सकता है बीइंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका जो टैक्स पेबल होगा, मतलब आपका जो हम कह सकते हैं कि टोटल इनकम होगा वो नील हो जाएगा। तो और हाँ, एटीपी किसका पार्ट है? एटीपी पार्ट है साहब चैप्टर 6 से हेडिंग सी। तो सर ये हेडिंग सी इतना खास क्यों है? क्योंकि साहब जो हेडिंग सी है वो आपको प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन देता है। हेडिंग सी है चैप्टर 6 से हेडिंग सी आपको क्या करता है? प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन देता है। अच्छा हेडिंग सी कहां से कहां तक है? अच्छा अगर आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो चैप्टर 6 से हेडिंग सी कहां से कहां तक है? बट सर एक बात बताओ, क्या आप ये इतने नाम याद रखने जरूरी है? क्योंकि अब तो नया एक्ट आने वाला है। बिल्कुल सही बात है डियर, अब नया एक्ट आने वाला है तो उसमें कंटेंट तो मोस्ट मतलब मोर और लेस सेम ही है, बट हाँ सेक्शंस के नंबर वहां पे बदल जाएंगे। तो आपको जो है ये इनको अनलर्न करके फिर उसको लर्न करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एक इशू है। अच्छा तो चैप्टर 6 से हेडिंग सी जो है डियर ये रेंज करता है फ्रॉम सेक्शन 80 IA टू सेक्शन 80 RRB। तो आई से लेके आई सीरीज से लेके आरआरबी तक जो है वो हेडिंग सी है। तो हेडिंग सी खास क्यों है? क्योंकि ये आपको डिडक्शन देता है आपके प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स पे अगर मैं एटीसी का डिडक्शन क्लेम करता हूं, अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया मैं एटीसी क्लेम कर रहा हूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया मैं एटीडी क्लेम कर रहा हूं, मैंने एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट पे किया मैं एटीई क्लेम कर रहा हूं, मैंने किसी ट्रस्ट को पैसा डोनेट किया मैं एटीजी क्लेम कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे साहब तो इन चारों में क्या हो रहा है? आपकी जेब से कुछ जा रहा है, आपके जेब से कुछ जा रहा है, आप कुछ एक्सपेंड कर रहे हो, उसके बदले आपको सरकार उसका डिडक्शन दे रही है। चाहे एटीसी हो, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया, पैसे दिए, तो आपने कुछ इंकर किया, मींस आपके एक्सपेंसेस पे आपको डिडक्शन मिल रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको डिडक्शन मिल रहा है। पर चैप्टर 6 से हेडिंग से क्या बोलता है कि जो आपके प्रॉफिट्स होंगे, जो आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उन प्रॉफिट्स पे हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन या प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव्स। ठीक बात है। अच्छा एनी हाउ, तो फिर ध्यान दीजिएगा, अगर एसएससी इनमें से आप कुछ भी क्लेम करता है तो उसे
उसके ऊपर मैट लग जाएगा। बट जैसे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता हूं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डियर एटीपी अलाउड है। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एटीपी क्लेम कर रहे हैं तो एटीपी की वजह से उनके ऊपर मैट अट्रैक्ट नहीं होगा। जस्ट बिकॉज दे आर क्लेमिंग एटीपी, उनके ऊपर मैट अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक बात है। और जब एसएससी के ऊपर मैट लग जाएगा तो हमें एसएससी का एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, और उस एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए हम उठाएंगे किसको? टोटल इनकम को। और उस टोटल इनकम में एसएससी ने अगर 10AA क्लेम किया उसे ऐड बैक कर दो, चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम किया उसे ऐड बैक कर दो, एक्सेप्ट एटीपी। एटीपी ऐड बैक नहीं करना, वो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंसेंटिव दिया है। और साथ में 35ED ऐड बैक कर दो। ठीक बात है, 35ED ऐड बैक कर दो। सर एक बात बताओ, 35ED क्या करता है? 35ED साहब आपको कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया है उसका 100% डिडक्शन पहले साल ही दे देता है। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इंकर किया है उसका 100% डिडक्शन पहले साल ही दे देता है। 3 प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं देता, और वो 3 प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं? अगर आपने गुडविल में पैसा लगाया, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया, अगर आपने लैंड वगैरह में पैसा लगाया, तो इसको छोड़ के आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है आपको इसका 100% डिडक्शन पहले साल ही मिल जाता है। और डियर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन तीनों में आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता। इन तीनों में आपको डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 भी नहीं मिलता। डियर मेरी बात पे ध्यान दीजिए, गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलना कब का बंद हो गया? फाइनेंस 2021 नहीं बंद कर दिया था। ठीक बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वैसे ही नहीं मिलता और लैंड पे भी नहीं मिलता। तो अगर मैं लेट्स से कोई स्पेसिफाइड बिजनेस करता हूं, लेट्स से आई एम एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, और लेट्स से मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, लेट्स से 100 लाख रुपीस की। तो अगर मैंने 100 लाख रुपीस की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो मेरे पास अब 2 ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 35ED में जाऊं, 35ED को ऑप्ट करूं। डियर फ्रेंड्स, 35ED इज ऑप्शनल। आप चाहे तो ऑप्ट करें, चाहे तो ऑप्ट ना करें। इफ यू वांट टू ऑप्ट यू कैन ऑप्ट, इफ यू डू नॉट वांट टू ऑप्ट there is no obligation that 35ED would compulsorily be allowed to you। ठीक बात है, डेप्रिसिएशन आपको कंपल्सरी अलाउड होता है पर 35ED आपको कंपल्सरी अलाउड नहीं होता। और अगर आपने एक बार 35ED क्लेम कर लिया जिस एसेट के लिए, उस एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, सेक्शन 35ED मना कर देता है। ठीक बात है। अच्छा अब मेरी बात तो ध्यान दीजिएगा, लेट्स से कि मैंने 100 लाख रुपीस का कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया फॉर माय फर्टिलाइजर बिजनेस। ठीक बात है। अगर मैं लेट्स से 35ED ऑप्ट कर लेता हूं तो उस केस में मुझे सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट मुझे 35ED का 100% डिडक्शन मतलब 100 लाख रुपीस पहले साल ही मिल जाएगा। बट सर 100 लाख रुपीस अगर आपको पहले साल अगर आपको डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड हो जाता है तब तो फिर आपके जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि 100 लाख का एक्सपेंडिचर सेट ऑफ करने के लिए उतने प्रॉफिट्स भी तो उतनी इनकम भी तो होनी चाहिए। हाँ आपका कहना ठीक है साहब, मेरे हो सकता है कि मेरे लॉसेस आ जाएं और जो भी मेरा लॉस आएगा इन द स्पेसिफाइड बिजनेस उसे मैं अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, ये आपको पता है। अच्छा अगर मान लीजिए कि मैं 35ED ऑप्ट नहीं करता तो उस मशीन के लिए मैं सेक्शन 32 में क्या क्लेम कर सकता हूं? डेप्रिसिएशन। अच्छा तो अगर मैं लेट्स से 35ED ऑप्ट नहीं करता, आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 35ED, देन सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड, और लेट्स से रेट इज 15%, तो मुझे 15 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो फिर मुझे एक बात सोच के बताएं, अगर मैं किसी भी एसेट के लिए 35ED क्लेम करता हूं तो मुझे 35ED अलाउड होगा, मुझे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। अगर मैं उसी एसेट के लिए 35ED क्लेम नहीं करता, अगर मैं उस वाले पर्टिकुलर बिजनेस के लिए 35ED क्लेम नहीं करता तो मुझे क्या अलाउड होगा? डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, और मुझे क्या नहीं मिलेगा? 35ED। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35ED मुझे किसी भी बिजनेस के कैपिटल एसेट के लिए, मेरे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 35ED मुझे किसी भी बिजनेस के कैपिटल एसेट के लिए कितना एडिशनल अमाउंट का डिडक्शन देता है? सर आपको वो एडिशनल अमाउंट का डिडक्शन देता है ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपको अदरवाइज मिल ही जाता। 35ED क्या करता है? आपको 100% अलाउ कर देता है, और इस केस में डेप्रिसिएशन आपको कितना मिलता है? 15% के रेट पे 15 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35ED मुझे 100 लाख मिल गया, और अगर मैं 35ED क्लेम नहीं भी करता तो भी मुझे 15 का डेप्रिसिएशन तो मिल ही रहा था। तो 35ED ने मुझे एडिशनल कितना अलाउ किया? 85 लाख रुपीस। 35ED ने मुझे एडिशनल कितना अलाउ किया? 85 लाख रुपीस। अब सवाल बनता है कि जब मैं एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए 35ED का डिडक्शन ऐड करूंगा तो मैं 100 लाख ऐड कर दूं पूरा, या मुझे सिर्फ 85 लाख जो एडिशनल मुझे मिल रहा है वो ऐड करना चाहिए? सर अगर आप 100 लाख पूरा ऐड कर दोगे तो एसएससी के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि अगर एसएससी 35ED क्लेम नहीं करता तो भी उसे 15 का डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में मिल तो जाता। एडिशनल उसको कितना मिला? एडिशनल कितना मिला सर? 85 लाख, तो उसे ऐड बैक कर दो। अच्छा तो चले फिर टाइम पास नहीं करते, आगे आते हैं जल्दी से, और मेरे साथ साथ देख लें साहब।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, मतलब मैट किसकी किस ईएमटी किसके किसके ऊपर लगेगा और किसके किसके ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा ईएमटी साहब हर उस एसएससी के ऊपर लगेगा जो कि एक कॉर्पोरेट एसएससी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसकी बात करेंगे। अगर उसने तीन में से कोई एक से ज्यादा या तीनों ही डिडक्शन क्लेम किए हैं, कौन कौन से, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अंडर एनी सेक्शन इन चैप्टर 6 से हेडिंग सी, तो अगर आपने चैप्टर 6 से हेडिंग सी क्लेम किया एक्सेप्ट एटीपी तो आपके ऊपर ईएमटी लग जाएगा। अगर आपने 10AA क्लेम किया या अगर आपने सेक्शन 35AD क्लेम किया, तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी क्लेम नहीं करता तो मेरे ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। अच्छा आगे आते हैं, किन किन एसएससीज के ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। सर जी अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी क्लेम नहीं करता मेरे ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। अगर मैं एक कॉर्पोरेट एसएससी हूं मेरे ऊपर एएमटी नहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ मैट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो साहब जब इतना बड़ा मैट मेरे सामने खड़ा हुआ है तो एक छोटा मोटा एएमटी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो फिर इफ आई एम अ corporate associate then they are already subject to MAT, hence AMT is not applicable on them। अच्छा ध्यान दीजिएगा, और अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी क्लेम नहीं किया तो आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है और अगर आप 115 बीएसी रिजीम जो कि आपका डिफॉल्ट रिजीम है अगर आप उसमें बने रहते हैं तो आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। अगर आप एक रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और अगर आप 115 बीएडी या 115 बीएई ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक स्पेसिफाइड फंड है रेफर्ड अंडर सेक्शन 10(4)D आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। और साहब बहुत ध्यान से, अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ ईओपी बीओआई या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है और अगर आपने ऑप्शनल रिजीम में भी अगर आप आ गए, अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में है तो एएमटी भूल जाओ, अगर आप ऑप्शनल रिजीम में भी हैं तो भी अगर आप एक स्मॉल लेवल का बिजनेस करते हैं, अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक है, 20 लाख रुपए तक है तो भी आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये बेनिफिट सिर्फ किसको है, एक इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई या फिर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को, यदि उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक है। तो अगर उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 से ज्यादा बनती है तो एएमटी लग जाएगा। हाँ और मतलब छोटी सी बात और साहब, ये जो बेनिफिट है ये फर्म को, एलएलपी को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं है, मतलब उनके ऊपर एएमटी लगेगा, 20 लाख का कोई कंडीशन नहीं है। चलो फिर आगे आते हैं। अच्छा एएमटी का रेट क्या है, 18.5%। और एएमटी का रेट हमने कुछ कुछ लोगों के लिए कम कर दिया। अगर आप एक यूनिट है आईएफएससी में लोकेटेड और अगर अपनी इनकम आप कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ड्राइव करते हैं तो 9%, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 15% और अगर आप कोई और पर्सन है तो 18.5%। सवाल बनता है सर एएमटी किस वैल्यू पे लगता है। एएमटी आपके जो वैल्यू पे लगता है उसको हम नाम देते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। अब सवाल बनता है हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एडजस्टेड टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड टोटल इनकम मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा देखेंगे साहब, the adjusted total income shall be deemed to be the total income and he shall be liable to pay the tax on such total income at the rate of 18.5%। मतलब आपको 18.5% ऑफ adjusted total income पे टैक्स देना पड़ेगा यदि नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो आपका टैक्स पेबल है वो आपका adjusted total income के 18.5% के रेट से कम है। 18.5% फॉर ऑल एसएससी, इफ यू आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी देन 15%, इफ यू आर अ आईएफएससी यूनिट देन 9%। ठीक बात है। अच्छा सवाल बनता है adjusted total income कैसे निकलेगा। देखेंगे, adjusted total income shall be the total income, मतलब जो आपका टैक्स पर्पसेस के लिए टोटल इनकम है उसी टोटल इनकम को उठा लो। मैट में क्या होता है, हम आपके एसपीएल का प्रॉफिट उठाते हैं, यहाँ पे हम एसपीएल का प्रॉफिट उठाने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं साहब व्हाट एवर इज योर टोटल इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल डिडक्शंस, उसे उठाओ, टोटल इनकम उठाओ। ठीक बात है। अच्छा उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, जो आपने चैप्टर 6 से हेडिंग सी में जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किया एक्सेप्ट एटीपी। अगर आपने एटीपी क्लेम किया तो उसे ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10AA क्लेम करते हो या फिर अगर आप सेक्शन 35AD क्लेम करते हो तो सर अगर मैंने मतलब 35AD मैंने 100 लाख रुपीस क्लेम किया तो क्या पूरा 100 लाख ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 15 लाख का तो डिडक्शन इन एनीवे सेक्शन 32 में मिल ही जाता अगर मैं 35AD में नहीं आता तो लॉ मेकर कहते हैं ठीक है साहब 35AD में आपको सिर्फ उतना ऐड करना है जो कि आपके डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी 100 लाख का परचेज करते हो तो आपको 15 लाख का लेट से अगर वहां पे सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिल जाता है, आपको 35AD एक्स्ट्रा कितना दे रहा है 85 लाख रुपीस, तो सिर्फ 85 लाख ऐड मतलब ऐड बैक कर देना। ध्यान दीजिएगा, तो अंडर सेक्शन 35AD तो आपने लेट से 100 लाख रुपीस सेक्शन 35AD में ऐड किया मतलब क्लेम किया, तो क्या पूरा 100 लाख ऐड करना है, इसका जवाब है नहीं। आगे पढ़ेंगे, as reduced by the depreciation allowable under section 32 if no deduction under section 35AD was allowed in respect of the asset for which deduction is claimed। dear friends 35AD के प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपने किसी एसेट में सेक्शन 35AD क्लेम कर लिया तो उस एसेट पे आपको सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, पर आपको
सेक्शन 35AD का सिर्फ उतना अमाउंट ऐड करना है जो आपके उस एसेट पर डेप्रिसिएशन से ज्यादा होता। बट सर मुझे तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, इसलिए एक्ट ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है एज इफ नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD वाज अलाउड। ठीक बात है। तो इसका मतलब टाइम पास क्यों करना। 100 लाख रुपीस अगर आपको सेक्शन 35AD दे रहा है माइनस जो आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिल सकता था, बचा कितना 85 लाख, तो इसे ऐड बैक कर दें और ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम निकल जाएगा। एक क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ साथ, अच्छा एक मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन देख लें डिफरेंस देखेंगे, सारे क्वेश्चन देख लें। एबीसी एंड कंपनी ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैज अ टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ 40 लाख रुपीस। अच्छे तो आपकी पीजीबीपी की जो इनकम है डियर ये 40 लाख रुपीस है। इट इज एलिजिबल फॉर, मेरी बात ध्यान दीजिए, पीजीबीपी मतलब बिजनेस से आपकी जो इनकम है, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे जो पैसे आए हैं वो 40 लाख रुपए। ये ग्रॉस टोटल इनकम वगैरह नहीं है, सिर्फ ये मेरा, हम कह सकते हैं कि इट इज माई रिसिप्ट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक बात है। अच्छा, it is eligible for exemption of 5 lakh under section 10AA and deduction of 10 lakh under section 35AD for a building purchased in respect of specified business of warehouse। मेरी बात तो ध्यान दीजिए, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग में एंगेज्ड हैं तो जो आप जो बिल्डिंग वगैरह परचेज करते हैं आप उस बिल्डिंग के 100% कॉस्ट और सेक्शन 35AD में पहले साल ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आप सेक्शन 35AD क्लेम नहीं करना चाहते तो आप उस बिल्डिंग पे 10% के रेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 32 में। उस बिल्डिंग को अपने बिल्डिंग ब्लॉक में लेके चले जाओ, 10% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आपको सेक्शन 35AD क्या एडिशनल दे रहा है, आपको सेक्शन 32 भी 10% दे देता, तो 10% की जगह आपको सेक्शन 35AD पूरा 100% दे रहा है। तो फिर आपको सेक्शन 35AD एडिशनल कितना दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका 90%, तो सिर्फ उतना ही एड बैक करना है टू कैलकुलेट द एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, calculate the tax payable by ABC and company assuming that it is eligible for deduction of rupees 1 lakh under section 80 GGC। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से हम इनका टैक्स पेबल निकाल देते हैं। इनकी पीजीबीपी की इनकम 40 लाख रुपए है, बट इसमें से हमें 5 लाख रुपए 10AA और सेक्शन 35AD का हमें इनको देना है 10 लाख रुपए। तो इनकी जो टोटल इनकम बनेगी फॉर टैक्स पर्पसेस वो कितनी बनेगी, जल्दी से बताएंगे मुझे। 40 लाख रुपए, इसमें से माइनस कर दें 35AD बोले तो 10 लाख रुपए, और इसमें से माइनस कर दें 10AA बोले तो 5 लाख रुपए। बस इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा, और इसमें से 1 लाख रुपए और माइनस कर दें 80 GGC, तो आपका जो टोटल इनकम बनेगा, आपका टोटल इनकम बन जाएगा 24 लाख रुपए। और चूंकि आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो आपके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। तो 24 लाख का 30% बोले तो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी, तो ये बन जाएगा 7,48,800। तो जो आपका जो टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है वो 7,48,800। क्या आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट होता है? हाँ सर, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने 10AA क्लेम किया, आपने 35AD क्लेम किया। आप यहाँ पे अगर दो की जगह कोई एक भी क्लेम करते तो भी आपके ऊपर एएमटी अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, एएमटी अट्रैक्ट तो हो रहा है, तो इसके लिए हमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम की कैलकुलेशन के लिए हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट किसको बनाएंगे, टोटल इनकम को। और टोटल इनकम ऑलरेडी हमने आपका 24 लाख रुपए कैलकुलेट किया हुआ है। अब इस टोटल इनकम में हम क्या ऐड करेंगे, जो आप 10AA क्लेम करते हो, आपने 10AA क्लेम किया है यहाँ पे 5 लाख रुपए, और जो आप क्लेम करते हो 35AD, तो साहब आपने जो 35AD क्लेम किया है वो आपने क्लेम किया 10 लाख रुपए। बट हम पूरा 35AD क्लेम नहीं कर सकते। जो 35AD में जो आपने जो कुल मिला के अमाउंट क्लेम किया वो सेक्शन 32 के डेप्रिसिएशन से जितना ज्यादा होगा उतना ही ऐड करना है। तो आपने 10 लाख रुपए 35AD में क्लेम किया, बट आपको ऑलरेडी इस वाले बिल्डिंग में सेक्शन 32 के हिसाब से 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन 10% के रेट पे मिल जाता। तो 35AD आपको एडिशनल कितना दे रहा है साहब, सिर्फ 9 लाख रुपए। तो उसे ऐड कर दो, तो 24 लाख प्लस 5 लाख प्लस 9 लाख, तो शायद आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 38 लाख रुपीज आता है सर। आपका एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आता है, 38 लाख रुपीज, और इसका 18.5% प्लस 4% बोले तो आपका जो एएमटी निकलता है, एएमटी का वो है 731,120। और तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो टैक्स वो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ज्यादा है, हेंस द टैक्स लायबिलिटी वुड बी एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस। आपके लिए प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए एबीसी कंपनी के ऊपर एएमटी अट्रैक्ट तो हो गया, बट एएमटी पेबल नहीं है, बिकॉज द टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन इज मच हायर देन एएमटी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं साहब। टैक्स क्रेडिट फॉर एएमटी ये बिल्कुल सेम है जो हमने आपके साथ मैट क्रेडिट किया था। अच्छा, आपको एएमटी क्रेडिट कितना मिलेगा, अगर मान लीजिए किसी
अगर मान लीजिए मतलब किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए जो आपका एएमटी पेएबल है अगर वो ज्यादा है देन द टैक्स पेएबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस, तो ये जितना एक्सेस है ये आपको एएमटी क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इस एएमटी क्रेडिट का क्या होगा, इस एएमटी मतलब क्रेडिट में सरकार आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देने वाली, आप इसे 15 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और जिस साल, बहुत ध्यान से, जिस साल टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन इज हायर देन द टैक्स पेबल एज पर एएमटी, आप इस एएमटी क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट सवाल बनता है कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, जो एडिशनल पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये आप एएमटी के थ्रू पे कर दें, एएमटी क्रेडिट के थ्रू पे कर दें। और जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है ये आपको अदर प्रोविजंस जैसे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट एएमटी, जो सेम है साहब हमने आपके साथ जो मैट में देखा। अच्छा, एएमटी क्रेडिट के प्रोविजंस किसके किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए एसएससी 115 बीएससी रिजिम में आ जाता है, अगर मान लीजिए एसएससी ऑप्शनल रिजिम में था, इसके ऊपर एएमटी लगता था, इसके पास लेट से कोई एएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है, ये 115 बीएससी रिजिम में चला जाता है, तो क्या ये 115 बीएससी की टैक्स लायबिलिटी अपने ईएमटी क्रेडिट को यूज करके पे कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। तो अगर आप ऑप्शनल रिजिम में थे और अगर आपके पास ईएमटी क्रेडिट पड़ा हुआ है और अगर आप 115 बीएससी रिजिम में जाएंगे तो वो आपका ईएमटी क्रेडिट लैप्स कर जाएगा, इट विल गो वेस्ट, इसका कोई यूज नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और अगर आप 115 बीएडी या 115 बीएई के रिजिम में जाते हैं तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ईएमटी क्रेडिट है तो वो लैप्स कर जाएगा, वो यूज में नहीं आप ले सकते। अच्छा, चलें फिर एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो ये सेम है साहब। मैट वाला आपको पता है, अगर एसएससी के ऊपर मैट भी लगता है तो भी एक्ट के जो बाकी प्रोविजंस हैं वो एज इट इज अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके ऊपर एएमटी लग रहा है तो आपके ऊपर बाकी प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, जैसे आपको मतलब टीडीएस पे करना है, आपके इनकम पे टीसीएस काटा जा सकता है, आपको एडवांस टैक्स पे करना है, आपको अपना एटीआर वगैरह भरना है, और अगर आप टाइम से अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है 234 बी का, 234 सी का। और अगर आप अपना टाइम से टैक्स वगैरह पे नहीं करते, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह पे नहीं करते, तो 234 ए का भी इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकता है। मतलब बाकी सारे प्रोविजंस एक्ट के आपके ऊपर अप्लाई कर जाएंगे। चलें फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी के ऊपर खास बात यह है कि इनके ऊपर फ्लैट टैक्स लगता है साहब 30% के रेट पे, इनके ऊपर कोई स्लैब रेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऑल्टरनेट रिजीम हमारे इनकम टैक्स एक्ट में फिलहाल नहीं है। इनकी मांग बहुत लंबे समय से है कि साहब जब सबको ऑल्टरनेट रिजीम दे दिया तो हमें भी दे दो। अब क्या पता सरकार इनके लिए भी इंट्रोड्यूस कर दे, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए साहब, हमारे देश में जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं या जो एलएलपी होते हैं, इनको फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी या पास थ्रू एंटिटी नहीं माना जाता। तो पार्टनरशिप फर्म या जो एलएलपीज वगैरह होते हैं, इनको इन एंटिटीज को अपने लेवल पर टैक्स देना पड़ता है। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये जो एंटिटीज हैं पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी वगैरह, तो अगर हम मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म की मेन बात कर लेते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म इज लायबल टू पे द टैक्स एट इट्स ओन लेवल, एट इट्स एंटिटी लेवल। तो अगर लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ने अपने प्रॉफिट्स पर टैक्स पे कर दिया, इसके बाद वो प्रॉफिट्स को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो साहब ऑलरेडी उस प्रॉफिट पे टैक्स लग चुका। तो अगर पार्टनर्स के हैंड में जब वो प्रॉफिट आएगा, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, तो क्या आप दोबारा से उस पर टैक्स लगा दोगे? अगर आप ऐसा करते हो तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो सेक्शन 10(2)(a) क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी असेस एज सच, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट एज सच हो गया, तो वो जो प्रॉफिट्स अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो पार्टनर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है साहब, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 30% है और पार्टनर्स यूजुअली इंडिविजुअल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे, इंडिविजुअल्स के अलावा भी एंटिटीज हो सकती हैं। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं साहब वो एओपी हो सकते हैं, बीओआई हो सकते हैं, इवन पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, इवन कंपनी हो सकती है। ठीक बात है, बट मोस्टली इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। अच्छा, अब पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स रेट आपने लगा दिया 30% और इनके जो पार्टनर्स हैं इनके ऊपर टैक्स यूजुअली स्लैब रेट पे लगता है। तो अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स से 15 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म के पास पड़े हुए, मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म की 15 लाख रुपए की इनकम है, तो 15 लाख रुपए पे पार्टनरशिप फर्म को मान लीजिए इट इज अ पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 4.5 लाख रुपए। हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको भी साइड कर दें। एक बात है, इस टैक्स को पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इट वुड बी कॉल्ड पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जब पार्टनरशिप हम इस पीएटी को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पार्टनर्स के हैंड में वो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होगा। पार्टनर्स आर नॉट एबल टू पे टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा,
आपको पता है साहब, जो आप अपने ओनर्स को जो प्रॉफिट का शेयर पे करते हैं, दैट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक बात है। अच्छा, तो पार्टनरशिप फर्म एक मतलब जुगाड़ करती है क्या, कि ये जो 15 लाख रुपए जो पार्टनरशिप फर्म के पास आ रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्यों ना इस 15 लाख को एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स नील बना दिया जाए और टैक्स लायबिलिटी नील बना दी जाए। तो सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, इस 15 लाख को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि प्रॉफिट के नाम पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो पार्टनरशिप फर्म इस प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द नेम ऑफ रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट, और ये सारे एक्सपेंसेस क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। और लेट से पार्टनरशिप फर्म कामयाब हो जाती है इस 15 लाख को अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में इन द नेम ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप फर्म को 15 लाख का एक्सपेंडिचर मिल गया इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, पीबीटी नील हो गया, टैक्स पेबल नील हो गया, ठीक बात है। तो ये जो 4.5 लाख का जो टैक्स पार्टनरशिप फर्म के हैंड में था, अब ये टैक्स कितना बन गया, नील। अच्छा, आपको पता है साहब, एज पर सेक्शन 28 अगर पार्टनर्स को अपने पार्टनरशिप फर्म से किसी भी तरीके का बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो ये जो इनकम है पार्टनर्स के हैंड में, ये उनके लिए सेक्शन 28 में टैक्स होती है एज अ पीजीवीपी इनकम, ये बात आपको पता है। तो पार्टनर्स के हैंड में 15 लाख रुपए अब लायबल टू टैक्स हो जाएंगे अंडर पीजीवीपी। तो कोई बात नहीं साहब, अगर आप 15 लाख रुपए पार्टनर्स के हैंड में टैक्स करते भी हो, और अगर पार्टनर अगर डिफॉल्ट रेजिम में है, तो इस पे जो टैक्स बनेगा वो 1,40,000 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 1,40,000। तो इसका मतलब जिस 15 लाख पे अगर वो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल होता, जो टैक्स 4.5 लाख रुपए बनता, यही 15 लाख अगर पार्टनर्स के हैंड में चला जाता है, तो टैक्स आप 1/3 रह जाता है, मतलब 1/3 से कम रह जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती थी, अपने ज्यादातर प्रॉफिट्स को, मतलब एक तरह से पूरे ही प्रॉफिट्स को इवोपरेट कर देती थी इन द नेम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, रेमुनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट टू इट्स पार्टनर्स, और उसका वो एक्सपेंस क्लेम कर लेती थी, क्योंकि आपको पता है इन दोनों के टैक्स रेट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक बात है। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको पता है सेक्शन 40B की सीलिंग आई थी, जिसने कहा था कि हम पार्टनरशिप फर्म को रेमुनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ तो करेंगे, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस करेंगे, ठीक बात है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस करेंगे। अच्छा, अब लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को 10 लाख रुपए, बहुत ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को 10 लाख रुपए का बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट के नाम का पे कर दिया, ठीक बात है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, केस 1, पार्टनरशिप फर्म को पूरे 10 लाख का डिडक्शन अलाउड है, पार्टनरशिप फर्म को पूरे 10 लाख का डिडक्शन अलाउड है, सेक्शन 40B का सीलिंग अलाउ कर देता है, और जो बाकी कंडीशंस है वो भी पार्टनरशिप फर्म ने फुलफिल कर दिए, ठीक बात है। अच्छा, तो पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी अपने पीएनएल अकाउंट में, जो उसने अपने पीएनएल अकाउंट को बनाया है, 10 लाख रुपए ऑलरेडी इसने डेबिट किया हुआ है इन द नेम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट। क्या मेरी बात समझ पाए? केस 1 पूरा 10 लाख रुपए अलाउड है, तो इसका होगा क्या, पार्टनरशिप फर्म को पूरे 10 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, पूरे 10 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा, और पार्टनर्स हैंड में ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीवीपी। तो सर फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ साहब, 10 लाख रुपए अगर पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्स होता तो उस पर टैक्स बहुत ज्यादा बनता। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया ना कि 15 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल है, 4.5 लाख का टैक्स, और वही 15 लाख अगर पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल होगा तो 1,40 का टैक्स, मतलब 1/3 से भी कम टैक्स बनता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हो जाता है, ठीक बात है। अच्छा, तो जो आपने मान लीजिए कि अगर आपने अपने पार्टनर्स को 10 लाख रुपीस पे किया एज अ बोनस, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट, और मान लीजिए एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से वो पूरा 10 लाख रुपए आपको अलाउड हो जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपए का डिडक्शन टैक्सेबल प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए मिलेगा। तो चूंकि आपने ऑलरेडी 10 लाख रुपए डेबिट कर दिया, देयर इज नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, पार्टनर्स के एंड में 10 लाख रुपए इनके असेसमेंट में पीजीवीपी हेड की इनकम बन जाएगा, जिसको हम इनके असेसमेंट में टैक्स कर देंगे, मतलब पार्टनर्स के असेसमेंट में टैक्स कर देंगे, ठीक बात है। दूसरा केस, केस 2, लेट्स से पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को 10 लाख रुपए का बोनस, सैलरी वगैरह पे किया और अपने बुक्स में डेबिट कर लिया, बट पार्टनर्स के हैंड में सिर्फ और सिर्फ, मतलब पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ और सिर्फ 5 लाख नहीं लेते, पार्टनरशिप फर्म को सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउड है। सेक्शन 40B की सीलिंग आ गई और उसने सिर्फ 6 लाख रुपए अलाउ किया। पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी कितना अमाउंट अपने बुक्स में डेबिट किया हुआ है, 10 लाख रुपए, पार्टनरशिप फर्म को अलाउड कितना है, सिर्फ 6 लाख रुपए, तो हम पार्टनरशिप फर्म के असेसमेंट में 4 लाख रुपए जोड़ देंगे, मतलब 4 लाख रुपए का हम इसे डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, 4 लाख रुपए ऐड बैक कर देंगे इसकी इनकम पे, ठीक बात है, टू कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, दूसरा, पार्टनर्स के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा, 6 लाख रुपए। पार्टनर्स हैंड में जो टैक्सेबल होगा
वो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए टैक्सेबल होगा और 6 लाख रुपए पार्टनर्स की पीजीबीपी हेडिंग इनकम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो सर ये बात हमें ऑलरेडी पता है। चले फिर आगे बढ़ते हैं साहब। क्या क्या कंडीशंस हैं अगर आप पार्टनरशिप फर्म चाहती है कि उसे सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन का डिडक्शन मिले। अच्छा, देखेंगे पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी शामिल होती है, तो जहां पे आपको पार्टनरशिप फर्म का रेफरेंस इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है साहब, आप उसमें एलएलपी का भी रेफरेंस समझें। अगर वो प्रोविजन एलएलपी के लिए अलग से कहीं और डिफाइंड है तो वो प्रोविजन उठा लें, अदरवाइज जहां पे पार्टनरशिप फर्म है इट वुड इंक्लूड एलएलपी। अच्छा, पार्टनर्स में कौन कौन आते हैं? पार्टनर्स में एक माइनर भी आ सकता है, बट ओनली इफ ही इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। आपको पता है पार्टनरशिप में साहब जो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अब तो खैर एलएलपी एक्ट आ गया, वो उसको हम अभी फिलहाल हटा देते हैं। तो अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को देखें, देन द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज, बट अगर आप किसी माइनर को एडमिट करते हैं, यू कैन एडमिट, बट माइनर जो है वो आपके अनलिमिटेड लायबिलिटी के दायरे में नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स अगर कोई शेयर कर सकता है। इफ देयर इज एनी लॉस इन द पार्टनरशिप फर्म, देन द माइनर कैन नॉट बी, कह सकते हैं कि मतलब कंसिडर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ दोस लॉसेस। ठीक बात है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एलएलपी की बात करें तो जो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं वो भी पार्टनर्स की तरह से कंसिडर किए जाएंगे। मतलब एलएलपी और उसके जो मतलब पार्टनर्स हैं उनके ऊपर जो प्रोविजन लगेगा वो इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस पार्टनरशिप फर्म और उनके पार्टनर्स के लिए हैं, सिमिलर प्रोविजंस एलएलपी और उसके पार्टनर्स के लिए भी लगेगा, प्रोवाइडेड अगर कोई अलग से एलएलपी वगैरह के लिए कोई प्रोविजन दिया गया है तो वो उनके ऊपर लग जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे प्रोविजन सेम है। अच्छा, दूसरा असेसमेंट एज अ फर्म, बहुत ध्यान से, अगर पार्टनरशिप फर्म चाहती है कि पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट हो एज अ पार्टनरशिप फर्म, अब साहब ये तो हेडिंग ही गलत है, दिस हेडिंग इज रॉन्ग। हमारे इनकम टैक्स एक्ट में साहब पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट पार्टनरशिप फर्म की तरफ से ही होता है, हर केस में होता है। तो सर फिर ये सेक्शन 184 क्या कह रहा है? अच्छा, सेक्शन 84 बोलता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म चाहती है कि पार्टनरशिप फर्म को जो वो बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन वगैरह अपने पार्टनर्स को पे कर रही है, अगर उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहती है तो उसे 184 के कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है कि पार्टनरशिप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एविडेंट होनी चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड वगैरह के थ्रू। दूसरा कंडीशन क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट में इंडिविजुअल पार्टनर्स के पीएसआर स्पेसिफाई होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को सारे पार्टनर्स के थ्रू साइन करना पड़ेगा एक्सेप्ट माइनर पार्टनर्स। और चौथा कंडीशन क्या है कि जिस साल आप पहली बार एज असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म चाह रहे हो, अपने आईटीआर के साथ ये इंस्ट्रूमेंट लगा देना, ये इंस्ट्रूमेंट लगा देना मतलब पार्टनरशिप डीड लगा देना। ठीक बात है। पांचवा कंडीशन क्या है कि आपने 144 का कोई भी मिस्टेक नहीं किया, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका नहीं होगा। तो आप अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो तो ही हम आपको बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन का डिडक्शन अलाउ करेंगे। अब मैं ये सारे कंडीशन फुलफिल करके बड़ा खुश हो गया और मुझे लगा कि मुझे अनलिमिटेड डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं, जैसे मैं अनलिमिटेड डिडक्शन के ख्वाब लेके आगे जा रहा था, सामने कौन खड़ा था? सेक्शन 40B। सेक्शन 40B कहता है कि बताओ साहब क्या चाहते हो। मैंने उसको बोला कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैंने अपने पार्टनर्स को बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन वगैरह पे किया, मुझे टैक्स पर्पसेस के लिए भी उसका डिडक्शन दे दो। सेक्शन 40B बोलता है कि क्या तुमने सेक्शन 184 के कंडीशंस को फुलफिल कर दिया? मैंने कहा हाँ सर जी मैंने फुलफिल कर दिया। तो अब तो मुझे कंडीशन मिल जाएगा। सेक्शन 40B कहता है कंडीशन तो मिल जाएगा, बट मैं जो लिमिट्स बताऊंगा, मैं जो सीलिंग बताऊंगा, सिर्फ उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा, अनलिमिटेड डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि मैं अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर भी देता हूं 184 की, तो भी मुझे जो डिडक्शन मिलेगा वो सेक्शन 40B में जो लिमिट्स हैं सिर्फ उतना ही डिडक्शन मिलेगा, अनलिमिटेड डिडक्शन मुझे फिर भी नहीं मिलेगा। यू गाइस गेटिंग? अच्छा, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने हैं? पार्टनरशिप शैल बी एविडेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में पीएसआर स्पेसिफाई होना चाहिए, उसमें इंडिविजुअल मेंबर्स का जो उस इंस्ट्रूमेंट को सारे पार्टनर्स के थ्रू साइन होना चाहिए एक्सेप्ट द माइनर। इंस्ट्रूमेंट को आईटीआर के साथ लगा दो जब आप पहली बार ऐसा पार्टनरशिप फर्म की तरफ से असेसमेंट चाहते हो, और साथ में आपने 144 में जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिसकी वजह से हो जाता है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब हो सकता है? अगर आप अपना आईटीआर 139 में फाइल नहीं करते, या अगर आप अपना मतलब बिलेटेड आईटीआर 139.4 में फाइल नहीं करते, आप अपना रिवाइज्ड आईटीआर 139.5 में फाइल नहीं करते, अगर अपना अपडेटेड रिटर्न 139.8 में फाइल नहीं करते, तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। दूसरा, अगर आपको 142(1) में अगर कोई नोटिस दिया गया है और आप उस नोटिस को कंप्लाई नहीं करते, या अगर आपको 142(2) में अगर आपको कोई डायरेक्शन दिया गया है कि आपको अपना स्पेशल ऑडिट कराना है या आपको अपने स्टॉक्स का वैल्यूएशन कराना है फ्रॉम अ सीएमए, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते तो अगेन आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। और तीसरा, आपने अगर स्क्रूटनी असेसमेंट के पहले जो आपको नोटिस इशू किया जाता है 144 143(2) का, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते, तो इन वजह से साहब एसएससी का क्या हो सकता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर आप 184 की किसी भी कंडीशन को कंप्लाई करने से
मतलब चूक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो 185 बोलता है कि सर जी अगर आप फेल हो गए तो भी हम पार्टनरशिप फर्म का तो पार्टनरशिप फर्म के लेवल पे ही असेसमेंट करेंगे, बट आप जो भी बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को दोगे, भले वो 40B के लिमिट के विद इन ही क्यों ना हो, हम आपको उसका किसी भी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक बात है। अच्छा, मतलब ये सारे बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन जो आपने पे किया वो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में टैक्सेबल होगा, पार्टनर्स के हैंड में चूंकि पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन नहीं मिल रहा तो पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बात बताओ, पार्टनर्स को कितना सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह अलाउड होता है? तो ध्यान दीजिएगा डियर, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक है बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन और सेकंड है इंटरेस्ट। ठीक बात है। पहले बात कर लेते हैं बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन की, जिसको हम एक शॉर्ट सा नाम देते हैं, जिसको हम कह लेते हैं रेम्यूनरेशन। बट रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? बोनस भी आ सकता है, सैलरी भी आ सकता है, कमीशन भी आ सकता है, रेम्यूनरेशन भी आ सकता है, अगर आप कोई और नाम देना चाहते हो वो भी आ सकता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट। ठीक बात। अच्छा, तो पार्टनरशिप फर्म साहब अगर बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन वगैरह पे करना चाहती है तो वो अलाउड है, प्रोवाइडेड कि पार्टनरशिप फर्म ने 184 की कंडीशंस को फुलफिल किया, और जो आपको अलाउड होगा वो 40B के दायरे में होना चाहिए। अच्छा, तो साहब वो कब कब अलाउड होगा? ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, जो रेम्यूनरेशन अलाउड होता है टू द पार्टनर्स बाय द पार्टनरशिप फर्म, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग पार्टनर को अलाउड होता है। वर्किंग पार्टनर होता है एक इंडिविजुअल जो कि पार्टनरशिप फर्म के डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब अगर कोई नॉन वर्किंग पार्टनर है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर रेम्यूनरेशन। तो लेट्स से किसी पार्टनरशिप फर्म ने मिस्टर बी जो कि नॉन वर्किंग पार्टनर है उनको 5 लाख का रेम्यूनरेशन दे दिया और एज पर पार्टनरशिप डीड दे दिया, तो हम जब उनके मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो हम उस 5 लाख को एड बैक कर देंगे। ठीक बात है। दूसरा, रेम्यूनरेशन जो आपको दिया जाएगा साहब वो आपके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन पेबल के बारे में अथॉरिटी नहीं है तो भले आप रेम्यूनरेशन को 40B के हिसाब से पे करो, भले आपने ये पूरे कंडीशंस फुलफिल कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेम्यूनरेशन विल नॉट बी अलाउड। सो जब भी आप अपने पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करवाएं, किसी बढ़िया सीए के पास जाएं जिनको एक्सपीरियंस हो, पता चला कि आपने जो है वो पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज डलवाना ही आप भूल गए तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, क्लॉज अगर हम मतलब डलवाना भूल गए तो क्या फर्क पड़ता है? हमें जिस दिन याद आएगा हम उसे बैक डेट से उस क्लॉज को इंसर्ट करवा देंगे। लॉ मेकर कहते हैं नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन का क्लॉज बैक डेट से, अगर आप बैक डेट से इफेक्टिव बनाते हो, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हो, इट इज नॉट अलाउड। रेम्यूनरेशन का क्लॉज जिस दिन इंसर्ट होगा उस दिन से रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। या लेट्स से रेम्यूनरेशन का क्लॉज ऑलरेडी था और वो कहता था 2000 रुपए का रेम्यूनरेशन, आपने क्या किया, 1 अगस्त को उस क्लॉज को बढ़ा के 2000 की जगह 20,000 रुपए लिखवा दिया, तो 20,000 का रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 1 अगस्त एंड ऑनवर्ड्स लगेगा, इसके पहले सिर्फ 2000 रुपए रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक बात। अच्छा, बट ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, अगर आपका पार्टनरशिप डीड आपको रेम्यूनरेशन अलाउ कर भी देता है तो भी वो 40B के सीलिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा तो साहब एक बात बताओ, 40B की सीलिंग है कितनी? अच्छा तो ध्यान दीजिएगा साहब, इस बार में ये सीलिंग अमेंड हुई है, सो यू शुड बी अ बिट केयरफुल। अगर पार्टनरशिप फर्म के कोई भी प्रॉफिट्स नहीं है, मतलब इफ द पार्टनरशिप फर्म इज इन लॉसेस, तो भी 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मैक्सिमम क्लेम कर सकती है फॉर द फर्स्ट 6 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट। मतलब पहले 6 लाख रुपए ऑफ द बुक प्रॉफिट में 3 लाख रुपए 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, दोनों में से जो भी हायर है पार्टनरशिप फर्म, ये मैक्सिमम रेम्यूनरेशन है जो क्लेम कर सकती है। हाँ, सब्जेक्ट टू सेक्शन, मतलब सॉरी, subject to the partnership deed as well as the compliance of section 184। ठीक बात है। तीसरा, बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट में 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट, तो उसका मतलब पहले 6 लाख रुपए का अगर आपका बुक प्रॉफिट आता है तो 3 लाख रुपीज और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होगा उसका मैक्सिमम 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ठीक बात। अच्छा अब सवाल बनता है सर ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? तो ध्यान दीजिएगा, बुक प्रॉफिट में आते हैं। बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी हेड के इनकम को और पीजीबीपी हेड के एक्सपेंसेस को उठाना है। मतलब जो आपको सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44B में जो मैकेनिज्म दिया गया है सिर्फ वही आपको बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। बट सर अगर मैंने ऑलरेडी अगर कोई रेम्यूनरेशन पहले से ही उस पीजीबीपी इनकम में से माइनस कर दिया, तो अगर आपने कोई रेम्यूनरेशन ऑलरेडी माइनस कर दिया, हम तो रेम्यूनरेशन की ही कैलकुलेशन कर रहे थे, तो फिर आपने पहले से कैसे माइनस कर दिया, तो उसको ऐड बैक कर दो। ठीक बात है। as increased by the aggregate amount of remuneration paid or payable to all the partners if such amount has already been deducted in calculating the book profit। ठीक बात है। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया तो उसको ऐड बैक कर दो। अच्छा डिफरेंस, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म को जो रेम्यूनरेशन अलाउड होता है जो अपने पार्टनर्स को पे कर सकती है, दैट इज एज पर द सेलिंग लिमिट गिवन इन सेक्शन 40B, और उसमें क्या सीलिंग है कि अगर आपके पहले 6 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट है तो 3 लाख रुपए या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और बैलेंस का जो आपका बुक प्रॉफिट आता है उसमें 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। अच्छा
जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है साहब, इंटरेस्ट आप किसी भी पार्टनर को पे कर सकते हैं, चाहे वो पार्टनर वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर, चाहे वो पार्टनर इंडिविजुअल हो या फिर वो अदर देन इंडिविजुअल हो। और जो आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो आप मैक्सिमम 12% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, मतलब 12% ऑफ द ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, तो जो आप इंटरेस्ट जो आप पे कर सकते हैं, सेक्शन 40 भी जो आपको सीलिंग देता है वो है अप टू 12% ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं कर सकते और अप टू मैक्सिमम 12%। बट हाँ, पार्टनरशिप डीड से ये ऑथराइज होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड आपको 10% बोलता है तो आप मैक्सिमम 10% ही पे करके उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी मैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ मैट, इस बुक प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी सेक्शन 28 से लेके 44 डी में दिए गए मैकेनिज्म के हिसाब से। और अगर मैंने ऑलरेडी कोई रेमुनरेशन माइनस कर दिया, अगर माइनस कर दिया तो उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा। बट सर अगर मैंने ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो क्या उसे भी ऐड बैक करना है? अगर डियर वो इंटरेस्ट अप टू 12% ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट है तो उसे ऐड बैक नहीं करना। अगर 12% से ज्यादा है तो जितना एक्सेस पोर्शन है उसे भी ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि रेमुनरेशन को तो इन्होंने पूरा ही ऐड बैक करवा दिया, इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने पूरे को ऐड बैक करने के लिए नहीं बोला। तो 12 के ऊपर जितना दोगे साहब उसे ऐड बैक करना पड़ जाएगा टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपको जो प्रोसीजर यूज करना है वो सिर्फ वो इनकम है डियर, जो वो सिर्फ और सिर्फ वो इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो सेक्शन 28 से लेके 44 डी में मेंशन्ड है। सर एक बात बताओ, अगर मैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या मैं अपने अपने क्या मैं डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता हूं, करंट ईयर एज वेल एज ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? डियर फ्रेंड्स, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको कहां पे अलाउड होता है? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आपको कहां पे अलाउड होता है? सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में। और आपको बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए आपको मैकेनिज्म कौन सा यूज करना है? सेक्शन 28 से लेके 44 डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करंट ईयर एज वेल एज द ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट। ठीक बात है। पहली बात तो ये, सर मेरे पास ना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी है तो क्या मैं उसे भी माइनस कर दूं टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आपको अलाउ करता है सेक्शन 72 और ये सेक्शन 28 से लेके 44 डी के दायरे से बाहर चला गया, हेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सर क्या मैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस कर सकता हूं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 28 से लेके 44 डी की बात कर रहा है। हेंस यू कैन नॉट रिड्यूस द डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6A, मतलब चैप्टर 6A किए हुए आप मतलब डिडक्शंस को भी माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, वर्किंग पार्टनर कौन होगा? सिर्फ एक इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा डियर, एक क्वेश्चन आपके साथ देख लें क्या, एक मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 2, राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म। एक क्वेश्चन देख लें डियर मेरे साथ साथ। देखिए डियर, राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म विद टू पार्टनर शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 17 लाख। अच्छा, बिफोर द डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट एंड मैक्सिमम रेम्युनरेशन, अच्छा अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना है। तो बुक प्रॉफिट के लिए आपको सेक्शन 28 से लेके 44 डी के सारे सेक्शंस के इनकम और एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद निकालना है। अच्छा, आपको ऑलरेडी 17 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट शो हो रहा है, बट इसमें से ये 3 एडजस्टमेंट्स नहीं किए गए, मतलब बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या? सैलरी ऑफ 40,000, अच्छा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, इस 17 लाख रुपए में पहले कोई रेमुनरेशन माइनस नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या मैं यहाँ पे सैलरी को ऐड बैक कर दूं इस 17 लाख में? नहीं सर, जब माइनस किया ही नहीं तो फिर ऐड बैक कैसे करोगे? अच्छा, तो सबसे पहले हमें बुक प्रॉफिट निकालना है और बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए जो 17 लाख का हमारे पास फिगर है, हम इसमें से रेमुनरेशन का कुछ भी ऐड नहीं करेंगे बिकॉज इट हैज नॉट बीन ऑलरेडी डिडक्टेड इन दिस 17 लाख। आई होप आपको बात समझ। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 कंप्यूटेड 1.5 लाख रुपए। क्या मुझे सेक्शन 32 का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करना है? हाँ, सेक्शन 32 मतलब सेक्शन 28 से लेकर 44 डी के सारे इनकम और एक्सपेंसेस घटाने के बाद तो मैं यहाँ पे अपना 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15% पर annum। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए माइनस करना? हाँ सर, बट मैक्सिमम कितना? 12%। तो ये 15% आपका पार्टनरशिप डीड कहता है, अच्छी बात है, बट हम सिर्फ और सिर्फ कितना अलाउ करेंगे? 12%। और अमाउंट ऑफ एलिजिबल कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 12% बोले तो 60,000 रुपए, तो 60,000 का हम इंटरेस्ट भी माइनस कर देंगे तो आपका बुक प्रॉफिट कितना बनेगा? 14,90,000 बनेगा।
आप 17 लाख में से 2 10 घटा दो 1490। अच्छा, सो दैट इज द बुक प्रॉफिट। और अब मुझे बताएंगे मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना अलाउड है। सर फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, उसमें 90% बोले तो 540। रिमेनिंग बुक प्रॉफिट, तो रिमेनिंग बुक प्रॉफिट मेरा यहाँ पे 890 आता है, इसमें 60% बोले तो 534000। तो मुझे मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन अलाउड होगा, 1087,400। हाँ 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 बिल्कुल सही, 1074,400। अच्छा अच्छा हाँ 1074। मुझे मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना अलाउड होगा डियर, 1074। चलें, तो ये कितना हुआ, ये हुआ साहब 10,74,000। तो ये सो इट इज द मैक्सिमम अलाउेबल रेमुनरेशन, ये नहीं कि आपको इसका ही डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम अलाउेबल, कि आप इतने तक पे कर सकते हैं। अगर आप 10,74,000 रुपए तक अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, असेसिंग ऑफिसर वुड नॉट वुड नॉट डिसअलाउ इट, असेसिंग ऑफिसर उसको मना नहीं करेगा। अच्छा ठीक बात है, चलें फिर आगे आते हैं। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना मिलेगा, आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो आपको अलाउ करता है 40,000 ईच मंथ फॉर 2 वर्किंग पार्टनर्स। तो 40,000 इंटू 12 इंटू 2। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो आपका रेमुनरेशन आप अलाउ करेंगे दैट इज ओनली 9,60,000। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा तो 9,60,000 वुड बी द अलाउेबल रेमुनरेशन अमाउंट टू राव इंडियन। अच्छा चलिए फिर आगे आते हैं थोड़ा सा। तो हमने रेमुनरेशन की बात कर ली, और रेमुनरेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात हम और कर लें साहब। देखेंगे पार्टनरशिप फर्म में साहब जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पार्टनर्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एज वेल एज पार्टनर इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, मतलब वो किसी और पार्टनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द पार्टनरशिप फर्म। तो लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है अल्फा एंड कंपनी, और इसके 3 पार्टनर्स हैं, लेट्स से मिस्टर एबीसी। ठीक बात। अच्छा, मिस्टर ए जो है ये अपनी इल हेल्थ की वजह से पार्टनरशिप फर्म के अफेयर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और अपने ज्यादातर टाइम अपने घर में ही रहते हैं। मिस्टर ए ने अपने सन को पार्टनरशिप फर्म में एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर की तरह से अपॉइंट करवा दिया। यहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म में जो मिस्टर ए के सन है मिस्टर पी, ये मिस्टर ए को रिप्लेस नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ध्यान से, मिस्टर पी जो है साहब ये मिस्टर ए को इस पार्टनरशिप फर्म में ही इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस हिम, ही इज जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट हिम। तो पार्टनरशिप फर्म के अगर आप अफेयर्स को देखोगे तो उसके हिसाब से मिस्टर ए बी सी आर द पार्टनर्स in their individual capacity and Mr. P is a partner in the representative capacity and he is representing Mr. A। ठीक बात। अच्छा, तो अब यहाँ पे हो सकता है कि जो मिस्टर पी हैं साहब ये अपने एफर्ट्स इस पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करते हो और पार्टनरशिप फर्म इसके बदले इनको मिस्टर पी को कोई रेमुनरेशन पे करती हो। तो सवाल बनता है कि पार्टनरशिप फर्म जो रेमुनरेशन दे रही है वो मिस्टर पी को दे रही है एंड ही इज अ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नॉट अ पार्टनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो सवाल बनता है कि क्या जो मिस्टर पी को रेमुनरेशन मिलेगा वो भी क्या सेक्शन 40B के सीलिंग पे आएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जब कोर्ट में चले गए तो फाइनली कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो पार्टनर है उसको भी जो रेमुनरेशन मिलेगा वो भी 40B के सीलिंग का पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, even if the remuneration is paid to a person who is a partner in the representative capacity, the limit of section 40B shall be applicable if such on such remuneration also। तो अगर आप कोई पार्टनर पे अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को जो पार्टनर इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी अगर आप उसे रेमुनरेशन दे रहे हैं देन सच रेमुनरेशन इज आल्सो सब्जेक्ट टू 40B सीलिंग। अच्छा, अब ना कभी कभार क्या होता है ना, बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताओ, मिस्टर पी को तो रेमुनरेशन दे दिया और ये जो मिस्टर पी का जो रेमुनरेशन है ये 40B के सीलिंग में आ गया। अगर पार्टनरशिप फर्म मिस्टर ए को भी कोई रेमुनरेशन देती है तो क्या वो भी 40B के सीलिंग में आएगा? क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया? अच्छा, अगर सवाल आया तो अच्छी बात है साहब, अगर नहीं आया तो भी अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म मिस्टर ए को रेमुनरेशन दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेमुनरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को अलाउड है, और अगर ए की जगह मिस्टर पी ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा में तो साहब आप ये सोच सकते हैं कि ए इज डेफिनेटली नॉट अ वर्किंग पार्टनर, क्योंकि अगर ये वर्किंग पार्टनर होते तो फिर इनको मिस्टर पे रिप्रेजेंट कैसे करते। सो इफ somebody else is representing Mr. A in the partnership firm, so one thing is for sure that he is not a working partner, and if he is not a working partner then he is not eligible for remuneration। ठीक बात है। अच्छा, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब आते हैं, तो हमने रेमुनरेशन देख लिया डियर, और अगला जो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो है इंटरेस्ट का। क्या पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर सकती है? इसका जवाब है हाँ।
इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं टू बोथ वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग पार्टनर, इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं टू बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल पार्टनर। अब सवाल बनता है साहब इंटरेस्ट आप किस बैलेंस पे करोगे, क्योंकि एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप इंटरेस्ट किस बैलेंस पे करोगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। और साहब जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये दो तरीके का हो सकता है, ये फिक्स नेचर का कैपिटल भी हो सकता है और फ्लोटिंग नेचर का कैपिटल भी हो सकता है, जिसको आप कह सकते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। अच्छा, इसके अलावा पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में लोन वगैरह भी दे सकते हैं अपना, मतलब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को ही लोन दे दिया, क्या मेरी बात समझ पाए। तो सवाल बनता है किस बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक्ट इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके कैपिटल बैलेंस पे मिलेगा, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो फ्लोटिंग नेचर का हो, एज वेल एज योर लोन बैलेंस पे मिलेगा। तो आपको इस हर प्रकार के बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट इंटरेस्ट की जो मतलब सीलिंग होगी वो होगी 12% सिंपल इंटरेस्ट। बट हाँ अगेन अगर आपका पार्टनरशिप डीड अगर कुछ और प्रोवाइड करता है तो पार्टनरशिप डीड को भी आप देखोगे, बट हाँ पार्टनरशिप डीड 12% से ज्यादा अलाउ करता है तो मैक्सिमम वो 12% होगा। और दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड नहीं कर सकते। अच्छा, तो इंटरेस्ट की बात आपको समझ आई साहब, इंटरेस्ट जो है आप हर प्रकार के पार्टनर को पे कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 12% ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। और जब आप उस इंटरेस्ट को पे करोगे तो ध्यान रखना कि जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड आपको बोलती है कि सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट पे बैलेंस, मतलब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट देना है, और सिर्फ लेट से पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल का जो पोर्शन है उस पे इंटरेस्ट देना है, तो अगर आप फ्लोटिंग कैपिटल के इंटरेस्ट पोर्शन पे इंटरेस्ट दोगे इट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 40 भी भले आपको अलाउ कर दे 12% पे, पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड अलाउ नहीं करती तो आपको वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। अच्छा चलिए सर ये बात तो हो गई। सर एक बात बताओ, अगर कोई इंटरेस्ट पे किया जाता है टू द पार्टनर हु इज अ पार्टनर इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमने अल्फाइन कंपनी का केस लिया था और जहां पे हमने देखा था कि मिस्टर ए बी सी आर द पार्टनर्स ऑफ अल्फाइन कंपनी, बट मिस्टर ए हैज अपॉइंटेड मिस्टर पी टू रिप्रेजेंट हिम इन द पार्टनरशिप, नॉट टू रिप्लेस हिम बट टू रिप्रेजेंट हिम। अच्छा, तो अगर अल्फाइन कंपनी मिस्टर पी को अगर कोई रेम्यूनरेशन पे करेगी देन दैट रेम्यूनरेशन इज आल्सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B सीलिंग। अच्छा, अब मान लीजिए अल्फाइन कंपनी अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है, तो साहब कब कब 40B की सीलिंग लगेगी, बहुत ध्यान से। लेट्स से इंटरेस्ट पेमेंट, और लेट्स से अल्फाइन कंपनी कोई इंटरेस्ट पे करती है टू मिस्टर पी। मिस्टर पी कौन है, पार्टनर इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अच्छा, तो अल्फाइन कंपनी मिस्टर पी को इंटरेस्ट पे करती है, अल्फाइन कंपनी मिस्टर पी को इंटरेस्ट पे करती है हु इज अ पार्टनर इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। क्या मेरी बात समझ पाए। अच्छा, अब हो सकता है अल्फाइन कंपनी मिस्टर पी को इंटरेस्ट क्यों पे करे, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि मिस्टर पी ने अपनी जेब से कुछ कंट्रीब्यूट किया हो अल्फाइन कंपनी। अब चूंकि ही इज नॉट अ पार्टनर सो ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट द कैपिटल, बट ही कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट लोन। तो हो सकता है तो हो सकता है कि पी ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लोन वगैरह अल्फाइन कंपनी को दिया और अल्फाइन कंपनी उस लोन का इंटरेस्ट मिस्टर पी को पे कर रही हो। तो सवाल बनता है कि अगर मिस्टर पी अपनी खुद की कैपेसिटी में, मींस अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई लोन वगैरह कंट्रीब्यूट करता है और उस पे अगर अल्फाइन कंपनी मिस्टर पी को इंटरेस्ट पे करे तो क्या वो 40B के सीलिंग पे आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज मिस्टर पी इज नॉट अ पार्टनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी बट ही इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग मिस्टर ए। ठीक बात है, यहाँ ये बात क्लियर है। दूसरा, लेट्स से अल्फाइन कंपनी को ना मिस्टर पी के फादर मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना था, बट मिस्टर ए तो घर पे रहते हैं, तो अल्फाइन कंपनी ने क्या बोला कि यार मिस्टर पी एक काम कर 1 लाख रुपए का चेक ले ले, अपने फादर को ना शाम को दे दी। अल्फाइन कंपनी ने 1 लाख रुपए का चेक मिस्टर पी को पकड़ाया और बोला कि शाम को अपने फादर को दे दी। ठीक बात है, तो यहाँ पे अल्फाइन कंपनी ने पेमेंट किसको की, इंटरेस्ट की मिस्टर पी को। मिस्टर पी को मतलब पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, बट किसके बिहाफ में की, फॉर अ पार्टनर हु इज इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो साहब ऑल्दो अल्फाइन कंपनी ने 1 लाख रुपए का चेक मिस्टर पी को पकड़ाया, बट चूंकि अपने मिस्टर ए पार्टनर के लिए पकड़ाया, इसलिए ये जो 1 लाख का जो इंटरेस्ट है ये 40B के सीलिंग में आ जाएगा। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए देन इट विल बी सब्जेक्ट टू 40B सीलिंग। अच्छा सर एक बात बताओ, आप किस जमाने की बात कर रहे हो, अगर अल्फाइन कंपनी को मिस्टर ए को कोई इंटरेस्ट पे करना है तब तो वो आराम से उनको यूपीआई कर दे, क्यों उनको चेक देगा मिस्टर पी को कि यार ये ले चेक ले और अपने शाम को अपने फादर को दे दियो। ये सब तो मतलब पुराने जमाने की बात है। आज तो अल्फाइन कंपनी जो सीधा क्या करेगा, यूपीआई करेगी, 1 लाख रुपए मिस्टर ए के अकाउंट में डायरेक्टली भेज देगा। अगर अल्फाइन कंपनी डायरेक्टली मिस्टर ए को इंटरेस्ट पे कर देता है तो अगेन ये जो इंटरेस्ट होगा ये 40B के सीलिंग में आएगा, बिकॉज मिस्टर ए ने ये इंटरेस्ट रिसीव किया और मिस्टर ए कौन है, पार्टनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, ऑल्दो वो एक्टिवली एंगेज नहीं है, उन्होंने अपनी जगह मिस्टर पी को अपॉइंट किया हुआ है कि मिस्टर पी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट हिम इन द पार्टनरशिप।
आई होप आपको बात समझ में। अच्छा दूसरा, तो सर क्या बोलना चाहते हो, ज्यादा मतलब टाइम पास क्यों कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं साहब टू द पार्टनर इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, अगर वो इंटरेस्ट उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो पार्टनर है, हमारे केस में मिस्टर पी, अगर उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का है तो वो 40B की सीलिंग में नहीं आएगा। बट बट एक ऐसा पार्टनर जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब मिस्टर पी, अगर उसने वो इंटरेस्ट किसी ऐसे पार्टनर के बिहाफ में मतलब रिसीव किया हुआ है जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, मतलब मिस्टर ए, तो वो इंटरेस्ट जो है वो 40B की सीलिंग में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा एक और केस आपको पता है, मिस्टर बी इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ द अल्फा इन कंपनी। लेट्स से अल्फा इन कंपनी मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का चेक देती है और कहती है साहब ये आपका, आपके इंटरेस्ट का, ये मतलब आपका जो मतलब जो आपने पैसे वगैरह कंट्रीब्यूट किए हैं फॉर्म में, उसका ये इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए। मुझे बताएं, क्या ये 1 लाख रुपए जो मिस्टर बी को इन्होंने चेक पे किया है, क्या ये 40B की सीलिंग में आएगा? हाँ सर, क्योंकि आप पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो 40B की सीलिंग में आएगा। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, मिस्टर बी के एक फ्रेंड थे मिस्टर जेड, मिस्टर बी के एक फ्रेंड है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड ने अल्फा इन कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन दिया था। ही इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, उनका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मिस्टर बी के वो फ्रेंड थे, मिस्टर बी ने उनको बोला कि साहब हमारी ऐसे ऐसे पार्टनरशिप फर्म है जिसको पैसे की जरूरत है, आपके पास सरप्लस पैसे हैं, अगर आप लोन देना चाहो तो दे दो, हम आपको 10% के रेट पे इंटरेस्ट देंगे। तो मिस्टर जेड ने अल्फा इन कंपनी को, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर जेड ने अल्फा इन कंपनी को 10 लाख रुपए का कर्जा दे दिया। ठीक बात। अच्छा, अब अल्फा इन कंपनी क्या करता है, इस 10 लाख रुपए के कर्जे पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करता है, किसको? मिस्टर बी को, और कहता है साहब ये 1 लाख रुपए का चेक ले ले और मिस्टर जेड को दे दियो, मिस्टर जेड को दे दियो। मिस्टर बी कौन है? इज अ पार्टनर एंड पार्टनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। बट यहां जो अल्फा इन कंपनी 1 लाख का चेक मिस्टर बी को दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है? फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो क्या ये जो इंटरेस्ट जो आप अपने भले पार्टनर को दे रहे हो, वो आप पार्टनर के लिए नहीं दे रहे, मतलब पार्टनर का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका काम है कि ये पैसे लियो और किसी और को दे दियो, मतलब किसी नॉन पार्टनर को दे दियो। तो क्या ये 1 लाख का जो ये वाला जो चेक है, ये क्या 40B की सीलिंग में आएगा? इसका जवाब है नहीं। बट ये जो 1 लाख का ऊपर वाला चेक है साहब, ये 40B की सीलिंग में आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा चले फिर टाइम पास नहीं करते, ये हमने साहब इसमें ना कुछ क्रिएटिविटी आपको दिखाई हुई है, तो ये अगर आप चाहें तो घर पे इनको पढ़ें। तो ये जो मैं आपके साथ अभी एग्जांपल्स में बातें की डियर, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई। अच्छा आगे आते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म जो अपने पार्टनर को कोई भी जो भी अपने प्रॉफिट का शेयर देगी वो पार्टनर के हैंड में एग्जम्प्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म व्हिच इज सेपरेटली असेस्ड एज सच, अगर पार्टनरशिप फर्म का अगर सेपरेट असेसमेंट हुआ है, तो उस केस में जो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट का अपने शेयर देती है पार्टनर्स को, वो पार्टनर्स के हैंड में एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा इसमें क्लैरिफिकेशन है साहब, क्लैरिफिकेशन जो है वो सर्कुलर नंबर 8 2014 के थ्रू है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। मुझे साहब ये नहीं पता कि एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट सर ये कुछ भी कहना मुश्किल है, इट इज बेटर टू कवर all the points to the extent as much as possible। अब ध्यान दीजिए होता क्या है साहब कि अब चूंकि ध्यान दीजिएगा पार्टनरशिप फर्म जो है, इसे इसका असेसमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट होता है। अच्छा अब इस असेसमेंट के बेसिस पे पता चलेगा कि पार्टनरशिप फर्म का टैक्स पेबल कुछ है या नहीं है। अगर कुछ टैक्स पेबल है तो पार्टनरशिप फर्म वो टैक्स पे कर दे, और पार्टनरशिप फर्म जो अपने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो पार्टनर्स के हैंड में सेक्शन 10(2) के हिसाब से एग्जम्प्ट है। यू गाइस गेटिंग? अच्छा ये देखने में आया कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसको 10AA अलाउड है, या पार्टनरशिप फर्म को जो है वो सेक्शन 35 ED अलाउड है, या उसे चैप्टर 6 से हेडिंग C अलाउड है। इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा, बिकॉज ऑफ द डिडक्शन और एग्जेम्पशन व्हिच इज अवेलेबल टू द पार्टनरशिप। ठीक बात है। अच्छा तो ये देखा गया कि चूंकि पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट तो हो रहा है, बट उस असेसमेंट में टैक्स पेबल निल बन रहा है, और पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट हुआ, टैक्स पेबल निल है, पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का शेयर दिया, और चूंकि ये 10(2) में एग्जम्प्ट होना चाहिए था, बट असेसिंग ऑफिसर्स ने 10(2) का एग्जम्पशन इनको डिनाई कर दिया और कहा कि 10(2) का एग्जम्पशन तो तब मिलेगा जब पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करे। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो टैक्स पे ही नहीं कर रही, तो फिर जो आपको जो पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट का शेयर मिला वो हम आपके हैंड में टैक्स करेंगे। तो सवाल बनता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म के इनकम को एग्जेम्प्ट करने के लिए 10(2) ये कंडीशन रखता है कि पार्टनरशिप फर्म शैल बी लायबल टू पे टैक्स, या सिर्फ वो ये बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट असेसमेंट होना चाहिए।
सर 10(2) सिर्फ ये बोलता है पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट असेसमेंट होना चाहिए। हाँ, उस असेसमेंट के बेसिस पे अगर टैक्स बनता है साहब तो आप दे दो, अगर नहीं बनता तो मत दो। तो पर असेसिंग ऑफिसर ने इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया, तो फाइनली सीबीडीटी को एक सर्कुलर के थ्रू ये कहना पड़ा कि साहब पार्टनरशिप फर्म जिसका सेपरेट असेसमेंट हो गया, भले उसका टैक्स पेएबल हो या ना हो, मतलब भले उसको टैक्स ना पे करना पड़े ड्यू टू एनी एग्जेम्पशन और ड्यू टू एनी डिडक्शन, इसके बावजूद जो पार्टनर का जो शेयर होगा वो पार्टनर के एंड में सेक्शन 10(2) में एग्जेम्प्ट होगा। देख लो साहब, टाइम पास नहीं करते। अच्छा, the entire profit credited to the partner's account in the firm would be exempt from tax in the hands of such partners, even if the income has not been charged in the hands of firm on account of any exemption or deduction as per the provisions of the act। अच्छा, चलो फिर आगे आते हैं। तो हमने आपके साथ सेक्शन 28 देख लिया। पार्टनरशिप हम जो भी बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स को पे करेगी टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड टू द पार्टनरशिप फर्म फॉर टैक्स पर्पसेस, वो पार्टनर्स के एंड में सेक्शन 28 में टैक्सेबल हो जाएगा एज पीजीबीपी इनकम। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं साहब, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। डियर फ्रेंड्स, अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर अगर मतलब रिटायर हो जाता है या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो जिस दिन से वो रिटायर हो गया या जिस दिन से उसकी डेथ हो गई, उसके प्रॉफिट शेयर का जो प्रपोर्शनेट बिजनेस लॉस है वो पार्टनरशिप फर्म को कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होगा, मतलब वो लैप्स कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड नहीं होगा? लॉस। अगर कोई अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा विदाउट एनी इशू। अच्छा, देखेंगे, वेयर देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, सो मच ऑफ द लॉस प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ अ रिटायर्ड और द डिजीज्ड पार्टनर रिमेनिंग अनअब्सॉर्ब्ड शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द फर्म, हाउएवर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। इसका मतलब जो अभी आपका पार्टनर रिटायर हुआ या जिसकी डेथ हो गई, उसके प्रॉफिट शेयर का जो प्रोपोर्शनेट लॉस होगा दैट वुड लैप्स, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने उसके पहले उस लॉस को सेट ऑफ कर लिया, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो इसके बाद वो लॉस आपका लैप्स कर जाएगा, इट वुड नॉट बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए? बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ। अगर मान लीजिए कोई नया पार्टनर एडमिट होता है और जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पीएसआर कम हो जाता है, अगर सर जी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो एग्जिस्टिंग में किसी ना किसी पार्टनर का तो पीएसआर कम होगा ना, उसको तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसके पीएसआर में सेक्रीफाइस की वजह से अगर उसका पीएसआर कम हो गया तो वो प्रोपोर्शनेट लॉस वगैरह वो सब हमें नहीं देखना। ये सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई करेगा? जब एनी पार्टनर इज गोइंग टू रिटायर और इन द केस ऑफ हिज डेथ। ठीक बात है। आज आगे आते हैं। अच्छा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म। डियर फ्रेंड्स, ये आपके इन दो एग्जाम्स के लिए मई और नवंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपकी अप्लाई करेगी बाद में, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप 194T के चक्कर में भी ना फंसे। और अगर आपको पढ़ना ही है तो देख लें साहब, अगर पार्टनर अगर अपने पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई भी सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट वगैरह पे करती है एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको 10% का टीडीएस करना पड़ेगा यदि वो 20,000 रुपए या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आगे आते हैं, अब कुछ ज्यादा चीजें हमें करने को नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इन लिक्विडेशन। डियर फ्रेंड्स, जब किसी एलएलपी का लिक्विडेशन होता है तो जो हर वो पार्टनर या हर वो पर्सन जो उस एलएलपी का पार्टनर था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दिस इज इंपॉर्टेंट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में एलएलपी का लिक्विडेशन हुआ, सारे वो लोग जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होंगे टैक्स ड्यूज के लिए। और टैक्स ड्यूज का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स ड्यूज? टैक्स ड्यूज का मतलब होता है डियर टैक्स पेएबल प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट और एनी अदर सम, जैसे कोई फीस वगैरह अगर पेएबल है तो वो भी। तो अगर किसी एलएलपी का अगर कोई लिक्विडेशन होता है तो हर वो पर्सन जो उस एलएलपी का पार्टनर था एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में एलएलपी का लिक्विडेशन हुआ, उन सारे लोगों को जो भी एलएलपी का टैक्स पेएबल होता था, जो एलएलपी ने पे नहीं किया, जो टैक्स बनता था, जो इंटरेस्ट बनता था, पेनल्टी बनती थी, फाइन बनता था, जो भी कुछ बनता था, वो सारे पार्टनर्स, जो सारे लोग जो कि उसके पार्टनर थे, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्स। अच्छा, आगे आते हैं। ये चीजें बेकार है साहब, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सक्सेशन। अच्छा, एक छोटा सा एक पॉइंट रहता है, फर्म डिसॉल्व और बिजनेस डिसकंटिन्यू। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है या अगर उसके बिजनेस को अगर डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसका जो असेसमेंट होगा वो ये मानते हुए किया जाएगा कि फर्म को डिसॉल्व नहीं किया गया और उसके बिजनेस को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। उस असेसमेंट को करने के बाद जो भी टैक्स बनता है, जो भी पेनल्टी बनती है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म से रिकवर हो जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाती तो हर वो पार्टनर जो एट अ टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएशन और डिसॉल्यूशन वाज द पार्टनर ऑफ द फर्म या फिर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे उस इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी वगैरह को पे करने के लिए। ठीक बात है। अच्छा, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। तो सर मान लीजिए कि अगर तीन पार्टनर है, मिस्टर एबीसी,
और पार्टनरशिप फर्म का जो ड्यूज बनते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह सब कुछ मिला के वो बनते हैं लेट्स से 30 लाख रुपीस। तो इस 30 लाख रुपीस को पे करने के लिए मिस्टर एबीसी आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ये नहीं कि प्रपोर्शनेटली ए 10 लाख रुपए देगा, बी 10 लाख देगा, सी 10 लाख देगा, ऐसा नहीं। असेसिंग ऑफिसर जो है वो किसी एक से भी पूरा का पूरा अमाउंट जो यहाँ पे वो रिकवर कर सकता है, मतलब टीआरओ जो है टैक्स रिकवरी ऑफिसर किसी से भी इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। अच्छा, आपको पता है साहब रिकवरी का मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले आप असेसी का कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसे आप अटैच करके सेल करते हैं, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करके सेल करते हैं। मान लीजिए सर अगर इसमें से कोई भी पार्टनर अगर बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर उसका क्या होगा? तो जिस दिन से कोर्ट आपको बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट की तरह से डिक्लेयर कर देती है, बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया कि अगर आपको किसी कोर्ट ने ही अगर आपको इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट की तरह से अगर मान लीजिए मतलब डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उस पार्टनर के अगेंस्ट फिर रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। तो लेट्स से अगर मिस्टर बी को कोई कोर्ट जो है वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट की तरह से डिक्लेयर कर देता है, तो अब रिकवरी प्रोसीडिंग सिर्फ मिस्टर ए और मिस्टर सी से हो सकती है, मिस्टर बी के अगेंस्ट नहीं हो सकती। ठीक बात है। अच्छा, और हाँ, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ था या जब पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ था, अगर इसके पहले उसके पहले अगर पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग एक्ट में शुरू हो गई थी, लेट्स से उसका स्क्रूटनी असेसमेंट शुरू हो गया था या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह की कार्यवाही शुरू हो गई थी, तो अब पार्टनरशिप फर्म तो रहेगा नहीं। तो वो जो कार्यवाही है साहब उसके बाद से उन पार्टनर्स के हैंड में, मतलब उन पार्टनर्स के अगेंस्ट हो सकती है जो एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन वाज द पार्टनर, उनके अगेंस्ट वो कार्यवाही कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरे साथ साथ देख लें जल्दी से। अच्छा, देखेंगे इफ एनी प्रोसीडिंग्स हैव कमेंस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर बिफोर द डिसोल्यूशन और discontinuation takes place, the proceeding may be continued against such persons, that is partners and the legal representative from that stage। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो रहा नहीं, तो जब पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रहेगा तो फिर आप प्रोसीडिंग किसके अगेंस्ट करोगे? तो आप उनके पार्टनर्स या फिर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज के अगेंस्ट आप प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, एक और देख लें, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएशन और dissolution, a partner of the firm and the legal representative of such person who is deceased shall be jointly and severally liable for the amount of tax, penalty or any other sum payable by the firm। तो मतलब टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस जो भी इनकम टैक्स एक्ट में पेबल है उन सब के लिए आप लाइबल होंगे, वो सारे के सारे पार्टनर्स जो कि उस समय पार्टनर थे या फिर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर, वो सारे लोग लाइबल होंगे। मैंने आई थिंक आपके साथ सारी बातें कवर कर ली ना कि कुछ बच गया? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का भी चेंज देख लिया, ये भी देख लिया। अच्छा, तो ये भी हमने आपके साथ क्लैरिफिकेशन डिस्कस कर लिया था। एक छोटा सा केस और देख लें साहब, सीआईटी वर्सेस अनिल हार्डवेयर स्टोर्स 2010, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 2010। अच्छा, इसमें क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। आपको पता है सेक्शन 184 के कंडीशन के हिसाब से अगर आप पार्टनरशिप फर्म अगर बोनस, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन का डिडक्शन क्लेम करना चाहती है तो पार्टनरशिप शैल बी एविडेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट में इंडिविजुअल पार्टनर्स का पीएसआर स्पेसिफाइड होना चाहिए। अच्छा, बहुत बार ये देखने को आता है डियर कि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें, उस पार्टनरशिप डीड में आप कितना रेम्यूनरेशन अपने अलग अलग पार्टनर्स को पे कर सकते हैं वो क्वांटिफाई नहीं होता, वो क्वांटिफाई नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर है एबीसी, तो हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड ये ना बताए कि मिस्टर ए को हर महीने कितना रेम्यूनरेशन, मिस्टर बी को हर महीने कितना रेम्यूनरेशन और मिस्टर सी को हर महीने कितना रेम्यूनरेशन, मतलब ये रेम्यूनरेशन क्वांटिफाई हो सकता है डीड में ना हो। ठीक बात है। तो बहुत सारे केसेस कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट ने बोला कि अगर रेम्यूनरेशन को क्वांटिफाई करके नहीं बताया गया बट अगर कोई बेस बता दिया गया है टू फिक्स दैट रेम्यूनरेशन तो भी अलाउड है, क्योंकि डियर आपको पता है रेम्यूनरेशन का डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को कब मिलता है? जब सेक्शन 184 के कंडीशंस फुलफिल हो। ये तो आपका बेस कंडीशन है, दैट इज द फाउंडेशन। जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो फिर असेसिंग ऑफिसर 2 चीजों का कंपैरिजन करता है। किन किन चीजों का? 40B की सीलिंग और पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस। 40B की सीलिंग और पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस। बहुत बार क्या होता है कि जो 40B जो आपको रेम्यूनरेशन अलाउ कर रहा होता है, लेट्स से वो 20 लाख रुपए, पर पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस में कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन अलाउड होगा।
तो पार्टनर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको ये पता चलता है साहब कि हमें तो 20 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन अलाउ कर रहा है, और हमने अभी तक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का रेम्यूनरेशन दिया, तो वो क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वो 10 लाख का रेम्यूनरेशन और अपने आप को अपने अपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं, क्योंकि 40B की सीलिंग 20 लाख रुपए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में गए, और असेसिंग ऑफिसर्स ने उस एडिशनल 10 लाख के रेम्यूनरेशन को डिसअलाउ कर दिया, ये बोलते हुए कि साहब पार्टनरशिप डीड के क्लॉज में तो ये मेंशन ही नहीं है कि हर महीने मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन पेएबल होगा, मींस क्वांटिफिकेशन नहीं है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पेसिफिक क्वांटिफिकेशन, अगर वहां पे मैनर टू फिक्स दैट रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनरशिप डीड में एक मैनर बता दिया गया है रेम्यूनरेशन को फिक्स करने का, वो भी सफिशिएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप डीड ये बोलता है कि जो भी बुक प्रॉफिट आएगा फर्म का, हम उसका 20% तक रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे। सो दैट इज अ मेथड गिवन इन द पार्टनरशिप डीड टू फिक्स द रेम्यूनरेशन, देयर इज नो नीड टू गिव द एक्चुअल क्वांटिफाइड रेम्यूनरेशन, मतलब एक्चुअल क्वांटिफिकेशन ऑफ रेम्यूनरेशन को मेंशन करना रिक्वायर्ड नहीं है, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू मेंशन the manner to fix the remuneration or the base, some base to fix that remuneration in your partnership deed, it is okay। ठीक बात है। तो देखेंगे साहब, द मैनर ऑफ फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स हैज बीन स्पेसिफाइड इन द डीड एज द मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन फिक्सेशन हैज बीन लेट डाउन, द असेसिव फर्म इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर्स। ठीक बात है। अच्छा, तो यहाँ पे केस में क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई द रेम्यूनरेशन पेएबल, मतलब अलग अलग पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन का अमाउंट है वो पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं करता, बट पार्टनरशिप डीड क्या मेंशन करता है, टू ईच इंडिविजुअल, बट लेज डाउन द मैनर, मतलब तरीका ऑफ फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन, कि साहब किस तरीके से रेम्यूनरेशन को फिक्स किया जाएगा, लेज डाउन द मैनर ऑफ फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन। ठीक बात है। तो क्या आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, तो उसका जवाब हाँ मिल जाएगा। चले टाइम पास नहीं करते साहब, तो हमने आपके साथ ये सारी चीजें रिवाइज कर ली। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और अच्छे से रिवाइज करें। सबको बाय बाय।